नमस्कार। आज हम भारतीय शासन व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पंचायती राज। जी, एक ऐसा विषय जो सीधे तौर पर लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कुछ बहुत ही उपयोगी स्लाइड्स हैं, जिनके माध्यम से हम इसके हर पहलू को समझेंगे, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। चलिए शुरू करते हैं। जी, इस स्लाइड में हम बात करेंगे पंचायती राज के परिचय के बारे में। ठीक है। सबसे पहले इसके मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। पहला है अर्थ। शासन की वो प्रणाली जिसमें ग्राम और जिला स्तर पर लोगों को भागीदार बनाया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करना। स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं स्थानीय लोगों द्वारा किया जाना। और आखिर में एग्जाम अलर्ट। पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य सत्ता का विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी है। तो चलिए अब इन बिंदियों को समझते हैं। पहला शब्द है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ? हाँ, ये शब्द अक्सर कंफ्यूज करता है। इसका सीधा सा मतलब है सत्ता को केंद्र या राज्य की राजधानियों से निकालकर गांव और कस्बों तक पहुंचाना। अच्छा, मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज करना। बिल्कुल, ताकि स्थानीय लोग अपने फैसले खुद ले सकें। परीक्षा में ये शब्द मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अक्सर पूछा जाता है। और इसका मूल मंत्र तो बहुत सीधा है, स्थानीय समस्या स्थानीय समाधान। जी हाँ, यानी गांव की सड़क या पानी की समस्या का हल दिल्ली या लखनऊ में बैठे अधिकारी नहीं, बल्कि गांव के लोग ही सबसे बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि एग्जाम अलर्ट में बताया गया है, दो शब्द हमेशा याद रखने हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी। हाँ, यही पंचायती राज का सार है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसके मुख्य बिंदु हैं प्राचीन भारत में चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में इसके प्रमाण मिलते हैं। दूसरा बिंदु है लॉर्ड रिपन 1882। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। और 1919 अधिनियम द्वैध शासन के तहत इसे हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया है। एग्जाम अलर्ट है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक माना जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि स्थानीय स्वशासन का विचार कोई नया नहीं है। प्राचीन भारत में, जैसा आपने बताया, चोल साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था इसका एक बेहतरीन उदाहरण थी। लेकिन आधुनिक भारत में इसका श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। बिल्कुल, साल 1882 याद रखिएगा। इसीलिए जैसा कि एग्जाम अलर्ट में बताया गया है, उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे और दूसरी राज्य परीक्षाओं में अनगिनत बार पूछा गया है। और उनके प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि ये स्थानीय शासन के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। इसने पहली बार स्थानीय निकायों को असली अधिकार देने की बात की थी। ठीक है, और ये 1919 के अधिनियम में हस्तांतरित विषय का क्या मतलब है? इसका मतलब था कि इस पर भारतीय मंत्री कानून तो बना सकते थे, पर गवर्नर के पास अंतिम शक्ति होती थी। मतलब असली कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों के पास ही था। समझ गया। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण समितियों पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 के बारे में। जी, यहीं से आधुनिक पंचायती राज की नींव रखी गई। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। गठन 1957 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की समीक्षा हेतु, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। सरकार का कार्य केवल मार्गदर्शन और योजना निर्माण तक सीमित हो। और एग्जाम अलर्ट, बलवंत राय मेहता को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। तो देखिए, इस समिति का गठन 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए किया गया था, जो कि फेल हो गया था। हाँ, बुरी तरह फेल हो गया था। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था त्रिस्तरीय पंचायती राज। ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीनों स्तरों के नाम तो रट लेने चाहिए। बिल्कुल। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होती है, और सबसे ऊपर जिला परिषद। और इन्हीं की सिफारिशों ने पूरी संरचना तैयार की। जी हाँ, इसीलिए एग्जाम अलर्ट के अनुसार इन्हें पंचायती राज का वास्तुकार या आर्किटेक्ट कहा जाता है। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ,
इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मेहता जी ने पंचायत का ढांचा या आर्किटेक्चर बनाया, इसलिए वे आर्किटेक्ट हैं। ये अच्छा है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पंचायती राज के शुभारंभ के बारे में। एक ऐतिहासिक दिन। इसके मुख्य बिंदु हैं 2 अक्टूबर 1959, एक ऐतिहासिक दिन। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बगदरी गांव, जिला नागौर, राजस्थान। राजस्थान के बाद इसी वर्ष आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू किया गया। और एग्जाम अलर्ट, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में हुआ। देखिए, तारीख, स्थान और उद्घाटनकर्ता, ये तीनों परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तारीख है 2 अक्टूबर 1959। गांधी जयंती का दिन। हाँ, और गांधी जी ग्राम स्वराज के बड़े समर्थक थे, तो ये एक तरह से उन्हें श्रद्धांजलि थी। स्थान था राजस्थान का नागौर जिला और गांव का नाम था बगदरी। ये देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत थी। जी हाँ, और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर पूछा जाता है, राजस्थान के बाद पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, उसी वर्ष 1959 में। ठीक है, अब आते हैं अगली महत्वपूर्ण समिति पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति 1977 के बारे में। ये बलवंत राय मेहता समिति से काफी अलग थी। जी हाँ, इसके मुख्य बिंदु हैं, यह जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित की गई थी। द्विस्तरीय मॉडल का सुझाव, पहला मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। चुनाव में राजनीतिक दलों की खुले तौर पर भागीदारी का समर्थन। पंचायतों को कर लगाने की अनिवार्य शक्ति मिले। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। और एग्जाम अलर्ट, इस समिति ने द्विस्तरीय मॉडल और दलगत आधार पर चुनाव का सुझाव दिया था। तो इन दोनों समितियों की तुलना करना बहुत जरूरी है। हाँ, बलवंत राय ने त्रिस्तरीय मॉडल दिया, जबकि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय मॉडल का सुझाव दिया, मंडल पंचायत और जिला परिषद। मतलब इन्होंने ग्राम पंचायत को हटाने की बात की। जी। और इनका दूसरा बड़ा सुझाव था कि पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर हो, यानी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। ये तो काफी बड़ा बदलाव था। हाँ, और साथ ही पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए कर लगाने की शक्ति और व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा देने की बात भी इन्होंने ही की थी। ये दोनों बहुत प्रगतिशील सुझाव थे। ठीक है, अब अगली समिति पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे GV राव समिति 1985 के बारे में। जी। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। गठन, योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु। जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया। पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा। पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से 5 वर्ष करवाने पर जोर दिया। SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था। ये बिना जड़ की घास वाली टिप्पणी तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, और ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। इसका मतलब था कि पंचायती राज व्यवस्था तो बना दी गई, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर कोई शक्ति या अधिकार नहीं दिए गए, जिससे वो नौकरशाही पर निर्भर हो गई थी। बिल्कुल। इन्होंने जिला परिषद को योजना और विकास का मुख्य केंद्र बनाने पर जोर दिया। और आरक्षण की सिफारिश भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जी हाँ, नियमित 5 वर्षीय चुनाव और SC/ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण थीं, जो बाद में कानून का हिस्सा बनी। चलिए, अब बात करते हैं अगली समिति की। इस स्लाइड में हम बात करेंगे LM सिंघवी समिति 1986 के बारे में। इस समिति ने एक बहुत बड़ी और जरूरी बात कही थी। इसके मुख्य बिंदु हैं सरकार, राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना अनिवार्य बताया। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों के गठन का सुझाव। पंचायत चुनाव दलगत आधार पर न हों। और एग्जाम अलर्ट, सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा और न्याय पंचायतों पर सर्वाधिक जोर दिया। तो देखिए, इस समिति का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान था संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश करना। उन्होंने कहा कि जब तक पंचायतों को संविधान में जगह नहीं मिलेगी, तब तक वे मजबूत नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये एक गेम चेंजर सिफारिश थी। और ये न्याय पंचायतों का सुझाव भी दिलचस्प है। हाँ, स्थानीय स्तर पर विवाद सुलझाने के लिए न्याय पंचायतों का गठन। और ध्यान दें, इन्होंने अशोक मेहता समिति के विपरीत गैर दलीय आधार पर चुनाव कराने की बात कही। ये एक तुलनात्मक प्रश्न बन सकता है। सही कहा।
अब हम आते हैं अपनी अंतिम समिति पर। इस स्लाइड में हम पीके थुंगन समिति 1988 पर चर्चा करेंगे। इस समिति ने ही 73वें संशोधन का रास्ता साफ किया था। इसके मुख्य बिंदु है सिफारिश, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग के गठन का सुझाव, और एग्जाम अलर्ट। इस समिति की सिफारिशों ने 73वें संविधान संशोधन के लिए आधार तैयार किया। तो इस समिति ने सिंघवी समिति की संवैधानिक दर्जे की मांग को और पुख्ता कर दिया। और इनकी 2 सिफारिशें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। हाँ, पहला, हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन, ताकि पंचायतों को नियमित रूप से धन मिल सके। स्टेट फाइनेंस कमीशन। जी। और दूसरी, जैसा कि एग्जाम अलर्ट में लिखा है, इसी समिति की सिफारिशों ने अंततः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का आधार तैयार किया। इसलिए ये समिति एक मील का पत्थर है। तो चलिए अब तक जो हमने पढ़ा है उसका एक त्वरित रिवीजन करते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है। बलवंत राय मेहता 1957 त्रिस्तरीय मॉडल और पंचायती राज के वास्तुकार, अशोक मेहता 1977 द्विस्तरीय मॉडल और दलगत चुनाव, जीवी के राव 1985 बिना जड़ की घास की टिप्पणी, LM सिंघवी 1986 संवैधानिक दर्जा पर सर्वाधिक जोर, और पीके थुंगन 1988 73वें संशोधन का आधार। बहुत बढ़िया। अब परीक्षा में इन समितियों से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहला सवाल, पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता। दूसरा, किस समिति ने द्विस्तरीय मॉडल का सुझाव दिया था? उत्तर है अशोक मेहता समिति। तीसरा सवाल, बिना जड़ की घास, यह टिप्पणी किस समिति से संबंधित है? उत्तर है जीवी के राव समिति। और ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की? हाँ, और इसका जवाब होगा LM सिंघवी समिति। और एक आखिरी सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959, नागौर, राजस्थान। बिल्कुल सही। इन सभी तथ्यों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की गहराई में उतरेंगे। जी। वो हिस्सा जो लोकतंत्र को सीधे हमारे गांवों तक ले जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की, जिसे हम आम भाषा में पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जिनके माध्यम से हम इस विषय के हर पहलू को, खासकर परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। बहुत बढ़िया। हमारा लक्ष्य यही है कि इस चर्चा के अंत तक पंचायती राज से जुड़ा हर महत्वपूर्ण तथ्य, हर अनुच्छेद और हर सवाल पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो इस पहली स्लाइड में हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की पृष्ठभूमि और इसके लागू होने की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है। पहले इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला, तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा, संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद यानी 243A से 243O तक जोड़े गए। अच्छा। तीसरा, 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से संबंधित है को मूल संविधान में जोड़ा गया। और चौथा, यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। यहाँ 2 साल दिए गए हैं, 1992 और 1993। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। बहुत अच्छा सवाल है, और परीक्षा में यही कंफ्यूजन होता है। इसे ऐसे याद रखें, अधिनियम संसद में पारित हुआ 1992 में। ठीक है, पारित हुआ 92 में। लेकिन ये पूरे देश में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हम हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, लागू होने की तारीख की वजह से। लागू होने की तारीख, पंचायत दिवस और पहला राज्य, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। समझ गए। तो अब आगे बढ़ते। जी, अब हम पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 243A की, जो ग्राम सभा को परिभाषित करता है। ग्राम सभा। इसके मुख्य बिंदु हैं। पहला, ग्राम सभा को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है। दूसरा, इसमें गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तीसरा, ये ग्राम पंचायत की कार्यकारी संस्था है। और चौथा, इसका कार्य ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना है। अच्छा, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इन दोनों में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल।
देखिए, ग्राम सभा जो है वो गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं मतलब रजिस्टर्ड वोटर्स का समूह है। अच्छा, सारे वोटर्स? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये गांव की संसद है। वहीं ग्राम पंचायत उन सदस्यों का एक छोटा समूह है जिन्हें ग्राम सभा के लोग चुनते हैं। मतलब वो गांव की सरकार है। वाह, ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। तो ग्राम सभा एक बड़ी बॉडी हुई और ग्राम पंचायत उसका एक कार्यकारी अंग। बिल्कुल सही। तो परीक्षा में अगर सवाल आता है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, तो उसका जवाब होगा केवल पंजीकृत मतदाता। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस अगली स्लाइड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 243 बी के तहत पंचायतों के गठन की। इस अधिनियम ने एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की है। त्रिस्तरीय मतलब 3 tier सिस्टम। जी, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें 3 स्तर दिखाए गए हैं। सबसे निचले स्तर पर है ग्राम स्तर, जहां ग्राम पंचायत होती है। बीच में है खंडिया ब्लॉक स्तर, जहां क्षेत्र पंचायत होती है। इसे कुछ राज्यों में पंचायत समिति भी कहते हैं। अच्छा। और सबसे ऊपर है जिला स्तर, जहां जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। लेकिन क्या ये त्रिस्तरीय व्यवस्था हर राज्य के लिए अनिवार्य है? मतलब छोटे राज्यों का क्या? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद, एक एक्सेप्शन है, जो यहाँ लाल बॉक्स में दिया गया है। क्या है वो? जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहां मध्यवर्ती स्तर यानी बीच वाला स्तर, क्षेत्र पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं है। अच्छा। वे चाहें तो सिर्फ 2 स्तर रख सकते हैं, ग्राम और जिला। ये 20 लाख की सीमा याद रखना परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 20 लाख से कम जनसंख्या पर बीच का स्तर बनाना जरूरी नहीं। समझ गई। जी, चलिए अब अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 243 सी की, जो पंचायतों की संरचना मतलब अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया बताता है। ठीक है। इसके मुख्य बिंदु हैं: पहला, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर संरचना तय करता है। दूसरा, सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मतदान द्वारा होता है। डायरेक्ट वोटिंग से। जी। तीसरा, ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, ये विधि राज्य विधानमंडल तय करता है। वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। और चौथा, मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके से होता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव को थोड़ा और सरल भाषा में समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जब जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट देती है, जैसे हम अपने गांव का पंच या सदस्य चुनते हैं। ठीक है। और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने में से किसी अध्यक्ष को चुनते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि तीनों स्तरों पर सदस्यों का चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष होगा। हमेशा? जी। लेकिन ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव हमेशा अप्रत्यक्ष होगा। ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होगा, ये राज्य सरकार तय करती है। बहुत स्पष्ट हो गया। अब आरक्षण की बात करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जी, बिल्कुल। तो इस अगली स्लाइड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 243 डी के तहत दिए गए आरक्षण के प्रावधानों पर। ये सामाजिक न्याय और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं: पहला, अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति यानी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में। दूसरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित करना अनिवार्य है। तीसरा, SC/ST के लिए जो आरक्षित स्थान हैं, उनमें भी महिलाओं के लिए 1/3 कोटा लागू होगा। अच्छा। और चौथा, पिछड़े वर्गों यानी OBC के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं का आरक्षण तो अनिवार्य है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण राज्य पर निर्भर करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 यानी 33% आरक्षण एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है। यह एक क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल था। लेकिन OBC को आरक्षण देना है या नहीं, और अगर देना है तो कितना देना है, ये तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। ये दोनों बिंदु परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब कार्यकाल और योग्यता की बात करते हैं। जी, इस स्लाइड में हम 2 अनुच्छेदों की बात करेंगे, 243E जो कार्यकाल के बारे में है और 243F जो अयोग्यता के बारे में है। ठीक है, कार्यकाल यानी 243E के तहत पंचायत का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक होता है, और अगर पंचायत समय से पहले भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर। जी। और अयोग्यता यानी 243F के तहत पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये 21 वर्ष की आयु बहुत महत्वपूर्ण है। जी।
इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वोट देने की आयु 18 वर्ष, पंचायत चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष और विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष। हाँ, ये क्रम याद रखने में आसान है। इस क्रम से कभी गलती नहीं होगी। और ये 5 साल का कार्यकाल और 6 महीने के अंदर चुनाव, ये दोनों तथ्य भी सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अब पंचायत बन गई, उसका कार्यकाल भी तय हो गया, पर अब सवाल है कि वो काम क्या करेगी, उसकी शक्तियां क्या हैं? बिल्कुल सही सवाल। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 243G की, जो पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों से संबंधित है। ये शक्तियां 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर आधारित हैं। अच्छा। कुछ प्रमुख विषय हैं: आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना, कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन और मत्स्य उद्योग। ये तो सब ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए विषय हैं। जी। इसके अलावा पेयजल, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, मेले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब भी शामिल हैं। इस अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ये सवाल मैंने कई बार देखा है परीक्षाओं में। एकदम सही। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को काम करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं। ये संख्या 29 आपको सीधे याद रखनी है। अनुच्छेद 243G पंचायतों को इन 29 विषयों पर योजना बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति देता है। 29 विषय? ठीक है, लेकिन इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और चुनाव निष्पक्ष हो ये कौन देखेगा? बेहतरीन सवाल, और इसी के लिए हैं हमारे अगले 2 अनुच्छेद। इस आखिरी स्लाइड में हम 2 बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की बात करेंगे: राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा। अनुच्छेद 243I के तहत आता है राज्य वित्त आयोग। इसका गठन राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष पर किया जाता है और इसका काम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। और दूसरा? दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243K के तहत। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा होती है और इसका काम है मतदाता सूची तैयार करना और पंचायत चुनाव का संचालन करना। इनकी नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया भी जरूर महत्वपूर्ण होगी। जी, और बॉक्स में दिया गया सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। इन दोनों आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने की विधि हाईकोर्ट के जज के समान है। अच्छा, ताकि ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। बिल्कुल, ये प्रावधान उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। क्या है? आई से इनकम मतलब वित्त और के से इलेक्शन मतलब निर्वाचन। हाँ, ये बढ़िया है। आई से इनकम, के से इलेक्शन। तो आज हमने 73वें संशोधन का एक त्वरित लेकिन व्यापक पुनरीक्षण किया है। जी। हमने शुरुआत की इसके लागू होने की तारीख 24 अप्रैल 1993 से, फिर हमने ग्राम सभा 243A, त्रिस्तरीय संरचना 243B, आरक्षण 243D, कार्यकाल 243E, शक्तियां 243G और 29 विषय को समझा। और अंत में वित्त और निर्वाचन आयोग यानी 243I और के। जी बिल्कुल। इससे परीक्षा में कैसे सवाल बन सकते हैं, कुछ उदाहरण देंगे? जैसे जरूर, सीधे सवाल आ सकते हैं, जैसे पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य है? जिसका उत्तर है 13। बिल्कुल। या राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। सही। या फिर मिलान करने वाले प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें एक तरफ अनुच्छेद और दूसरी तरफ उनके विषय दिए होंगे। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी थी। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाता हूँ। जी। हमने अनुच्छेद 243G के तहत पंचायतों को दिए गए 29 विषयों की बात की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या संवैधानिक दर्जा मिलने के 30 साल बाद भी जमीनी स्तर पर ये सभी शक्तियां और फंड्स वास्तव में पंचायतों को हस्तांतरित हुए हैं, या वे आज भी राज्य सरकारों पर ही निर्भर हैं? ये सवाल इस कानून के क्रियान्वयन की असली चुनौती को दर्शाता है। एक बेहतरीन सवाल जिसके साथ हम आज की यह गहन चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से नजर डालेंगे। हम बात कर रहे हैं 74वें संविधान संशोधन की। ये वो संशोधन है जिसने हमारे शहरों के स्थानीय प्रशासन की एक तरह से पूरी रूपरेखा ही बदल दी। बिल्कुल, ये संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसे हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, उसको संवैधानिक दर्जा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। आज हम स्लाइड बाय स्लाइड, बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह, इसके हर पहलू को समझेंगे, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इससे पूरी मदद मिल सके। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते और पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जानते हैं कि इस संशोधन की नींव कैसे और कब रखी गई है।
तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे 74th संविधान संशोधन के एक सामान्य परिचय की। इसके मुख्य बिंदु हैं: शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला, ये 1992 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य था नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को संवैधानिक मान्यता देना। ये 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। और सबसे जरूरी, संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। जी, तो इन बिंदुओं को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये संशोधन 1992 में पारित हुआ, जब प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। परीक्षा में अक्सर प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना जरूरी है। अच्छा। इसका मुख्य लक्ष्य था शहरों में जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर निगम, उन्हें संवैधानिक पहचान देना, ताकि वो मजबूती से काम कर सकें। और इसके लागू होने की तारीख भी महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। इसकी तारीख है 1 जून 1993। ये सीधे तौर पर एक प्रश्न बन सकता है। और जो सबसे जरूरी बात है, इस संशोधन ने संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा, भाग 9A, जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए भाग 9 जोड़ा था। बिल्कुल। और यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। इस संशोधन में अनुच्छेद 243P से लेकर 243GG तक कुल 18 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। ये संख्या 18 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम अपनी अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नगर पालिकाओं के 3 स्तरों की, जिनका वर्णन अनुच्छेद 243Q में है। पहला है नगर पंचायत, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में बदल रहे इलाकों के लिए है। दूसरा, नगर पालिका परिषद, जो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए है। और तीसरा, नगर निगम, जो बड़े नगरीय क्षेत्रों यानी महानगरों के लिए है। जी, तो अगर हम इस फिगर को देखें, इसमें 3 अलग-अलग तरह के शहरी क्षेत्र दिखाए गए हैं। नगर पंचायत, जैसा आपने बताया, वहां बनती है जहां कोई गांव धीरे-धीरे शहर बन रहा है, एक ट्रांजिशन वाला फेज है। अच्छा। फिर आती है नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद, ये छोटे शहरों के लिए होती है। और फिर है नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े शहरों के लिए होता है। और ये कौन तय करता है कि कौन सा इलाका किस श्रेणी में आएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी भी। ये तय करने का अधिकार कि कौन सा क्षेत्र नगर पंचायत होगा, कौन सा नगर पालिका या नगर निगम, ये राज्यपाल यानी गवर्नर के पास होता है। राज्यपाल ये फैसला उस क्षेत्र की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के आधार पर करते हैं। और ये सब अनुच्छेद 243Q में दिया गया है। ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नगर पालिकाओं की संरचना और उसमें आरक्षण की व्यवस्था के बारे में। तो अनुच्छेद 243R कहता है कि सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाएंगे। और अनुच्छेद 243T आरक्षण के बारे में है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी। और महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम 1/3 आरक्षण होगा। हाँ, तो अनुच्छेद 243R का मतलब बिल्कुल साफ है। पार्षद या सभासद का चुनाव सीधे जनता वोट देकर करेगी, कोई और तरीका नहीं, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन। बिल्कुल। और 243T आरक्षण से जुड़ा है। SC और ST समुदाय के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है महिला आरक्षण। कुल सीटों में से कम 1/3 यानी 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। ये आंकड़ा बार बार पूछा जाता है। और इसमें SC ST महिलाएं भी शामिल हैं। उन नगर पालिकाओं में किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है। ये सीमा भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और कार्यकाल और अयोग्यता की बात करते हैं। अनुच्छेद 243U में अवधि की बात है। प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक, और अगर ये भंग हो तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। वहीं अनुच्छेद 243V अयोग्यता के बारे में है, जिसमें सदस्य को राज्य विधानमंडल के नियमों के अनुसार अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जी, तो कार्यकाल बिल्कुल स्पष्ट है, 5 वर्ष। और ये अवधि पहली बैठक की तारीख से गिनी जाती है, चुनाव के दिन से नहीं। और अगर किसी वजह से नगरपालिका 5 साल से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही कराना है। ये अनिवार्य है। और अयोग्यता के नियम कौन बनाता है? किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के नियम
राज्य की विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु। ये 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष नहीं। अक्सर छात्र इसमें और लोकसभा या विधानसभा की आयु जो 25 वर्ष है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखें, स्थानीय चुनाव के लिए 21 वर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। इन नगर पालिकाओं के काम क्या हैं? तो इस स्लाइड में हम 12वीं अनुसूची में दिए गए कार्यों और शक्तियों के पहले भाग पर नजर डालेंगे। इसमें शामिल है नगरीय योजना, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं और सड़कें एवं पुल निर्माण। हाँ, तो इस स्लाइड में नगर पालिकाओं के मुख्य विकास कार्यों को बताया गया है, जैसे शहर की प्लानिंग करना, जिसे अर्बन प्लानिंग कहते हैं, जमीन के इस्तेमाल और बिल्डिंग निर्माण के नियम बनाना, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना और सड़कें पुल बनवाना। ये सब एक तरह से शहरों के बुनियादी ढांचे से जुड़े काम हैं। और यहीं पर 12वीं अनुसूची की बात आती है। बिल्कुल। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 74वें संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 विषय हैं। ये संख्या 18 विषय और अनुसूची 12वीं, ये दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अब हम 12वीं अनुसूची के दूसरे भाग को देखते हैं, जो जनहित और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। इसमें है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता व कूड़ा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी व पर्यावरण का संरक्षण, मलिन बस्ती सुधार और समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा। जी, इसमें सामाजिक सेवाओं से जुड़े काम हैं, जैसे शहर में साफ सफाई, कूड़ा प्रबंधन, जिसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना, पर्यावरण की रक्षा, स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों का सुधार, और सामाजिक कमजोर वर्गों जैसे दिव्यांगों के हितों की रक्षा करना। हाँ बिल्कुल। और इसी में एक और महत्वपूर्ण विषय है नगरीय निर्धनता उन्मूलन, यानी अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। शहरी गरीबी को कम करने की योजनाएं बनाना भी इसी सूची का हिस्सा है। ठीक है, अब 12वीं अनुसूची के तीसरे और अंतिम भाग में हम नागरिक सुविधाओं पर बात करेंगे। इसमें है पार्क, उद्यान और खेल के मैदान जैसी नगरीय सुख सुविधाएं, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की वृद्धि, कब्रिस्तान, शमशान और विद्युत शवदाह गृह, कांजी हाउस और पशु क्रूरता निवारण और स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग जैसी लोक सुख सुविधाएं। जी, इसमें आम नागरिकों से जुड़ी रोजमर्रा की सुविधाएं शामिल हैं, जैसे पार्क और खेल के मैदान बनवाना, शहर की सुंदरता बढ़ाना, शमशान और कब्रिस्तान का रखरखाव करना, आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट, पार्किंग जैसी सुविधाएं देना। ये तो बहुत व्यापक सूची है। हाँ, और इसमें दो और खास बातें हैं जो अक्सर ध्यान से उतर जाती हैं। एक है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, यानी बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का काम, और दूसरा है चमड़ा कारखानों यानी टैनरीज का रेगुलेशन। ये भी नगर पालिकाओं के कार्यों में ही शामिल है। अब इतना सारा काम करने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, तो हमारी अगली स्लाइड इसी पर है। वित्त और कराधान। अनुच्छेद 243 एक्स कर यानी टैक्स लगाने की शक्ति देता है, और अनुच्छेद 243 वाई राज्य वित्त आयोग के बारे में है, जो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। हाँ, तो अनुच्छेद 243 एक्स नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने की शक्ति देता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। ये शक्ति उन्हें सीधे संविधान से नहीं मिलती, बल्कि राज्य की विधानसभा कानून बना कर देती है। अच्छा, तो ये शक्ति राज्य सरकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और फिर है अनुच्छेद 243 वाई, जो राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में है। ये आयोग नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है और ये सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को उन्हें कितना पैसा या अनुदान देना चाहिए। और इस आयोग का गठन कौन और कब करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न एसएससी और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। बिल्कुल। अब हम अपनी अंतिम स्लाइड पर आते हैं, जो निर्वाचन और योजना समिति पर है। अनुच्छेद 243 ZA निर्वाचन से संबंधित है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। और अनुच्छेद 243 ZD जिला योजना समिति के बारे में है, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करती है। जी, तो अनुच्छेद 243 ZA राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी इसी आयोग की होती है, भारत के निर्वाचन आयोग की नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है।
ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिर है अनुच्छेद 243ZD, जो जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में है। इसका काम ये है कि जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं ने जो भी विकास की योजनाएं बनाई हैं, उन सबको मिलाकर पूरे जिले के लिए एक कंसोलिडेटेड विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करना। तो ये एक तरह से जमीनी स्तर पर प्लानिंग को एकीकृत करती है। बिल्कुल। जिला योजना समिति पूरे जिले के लिए एक विकास योजना या डेवलपमेंट प्लान का प्रारूप तैयार करती है। तो ये थी 74वें संविधान संशोधन पर हमारी विस्तृत चर्चा। चलिए एक बार मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, एक छोटा सा सारांश बना लेते हैं। पहली बात, 74वां संशोधन 1992 शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। दूसरी, इसके द्वारा संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। जी, और अनुच्छेद 243Q के तहत 3 स्तर हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। सही। फिर महिलाओं के लिए 13 आरक्षण अनिवार्य है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आखिर में वित्तीय सहायता के लिए राज्य वित्त आयोग और चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। ये तो बहुत अच्छे से सब कुछ सार में आ गया। अब ये भी बता दीजिए कि परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सीधे अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें एक तरफ अनुच्छेद और दूसरी तरफ उनके विषय दिए हों। ये पूछा जा सकता है कि 12वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है या नहीं है। और हाँ, न्यूनतम आयु, कार्यकाल और आरक्षण के प्रतिशत पर आधारित प्रश्न तो हमेशा ही बनते हैं। बहुत बढ़िया। और अंत में एक विचार, हमने संवैधानिक प्रावधानों को तो समझ लिया, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि क्या ये प्रावधान जमीनी स्तर पर हमारे शहरों को बेहतर बनाने में उतने ही कारगर साबित हुए हैं। आज हमारे नगर निगमों को इन शक्तियों का उपयोग करने में, विशेषकर शहरी नियोजन और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में, किन व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।